हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 104 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। थंबनेल सब कुछ आपने देख ही लिया है, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? ये आपके प्रीवियस ईयर में 2024 दिसंबर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए मतलब काफ़ी ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम पास करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, भारत में राष्ट्रवाद पर महात्मा गांधी के विचार की व्याख्या कीजिए। तो वैसे तो हमें पता है राष्ट्रवाद पर काफ़ी सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के बारे में, पर यहाँ पे पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की है जिससे कि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए याद रखना। ठीक है। तो विचारों में हम बात करेंगे राष्ट्रवाद पर। सबसे पहला है सत्य और अहिंसा। है ना, हमें पता है हमेशा से जो गांधी जी है वो हमें सत्य बोलने की बात करते हैं और अहिंसा बोल कहते हैं कि अहिंसा करनी चाहिए हमें। मतलब हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है। हमें बहुत ही सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। एक कोई थप्पड़ मार दूसरा गाल आगे कर दो, इस प्रकार की जो है हम बचपन से बात करते आ रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर। और सेकंड है स्वराज और आत्मनिर्भरता, यानी कि हम खुद ही काम करना चाहते हैं अपने देश के लिए, कोई दूसरा हमारे लिए काम ना करे। ठीक है, ये मतलब आत्मनिर्भर होता है। हम इंडिपेंडेंस है तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम खुद ही काम करें अपने। ठीक है, हमारा खुद का आत्मबल हो। ठीक है, आत्मशुद्धि हो, आत्मनिर्भरता हो हमारे ऊपर खुद की। ठीक है, पानी लेके आए तो हम खुद ही लेके आए, ऐसा ना हो किसी को मंगा रहे हैं, किसी से मंगा रहे हैं घर पे। तो ये आत्मनिर्भरता का मतलब होता है। उसके अलावा समाज सुधार और समाज एकता की बात करते हैं ये, यानी कि समाज सुधार में आपको पता है बाल विवाह, सती प्रथा, हिंदू मुस्लिम ये सब थी। तो इसको खत्म करने की बात जो है हमारे गांधी जी ने बोली। और अंतर्राष्ट्रीयता का विस्तार करने की बात की, यानी कि कुछ जैसे कि बड़े बड़े आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन है आज। ठीक है, तो उनसे कहा गांधी जी ने, मतलब ऐसी अपेक्षा की है, सोचा है इसके बारे में कि एक तरीके से लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें। अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई देश अमीर है तो वो उसका फायदा ना उठा के लोगों की सहायता करने के लिए उस चीज को यूज करे अपनी अमीरी का। ठीक है, आर्थिक निर्माण जो है, पूर्ण निर्माण वो किया जाए, मतलब लोगों को रोजगार दिया जाए, ये सब चीजों की बात करते हैं। और जन आधार और मुहर जो है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद को आम जनता से जोड़ा है। मतलब एक तरीके से जो राष्ट्रवाद है वो किससे पैदा होता है, लोगों से पैदा होता है, तो इसलिए आम लोगों से जोड़ के उसने जो है ना उसको देखा। ठीक है, इसलिए जन आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का एक तरीके से बेस होना बहुत जरूरी है, लोगों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुलता के पहलुओं की चर्चा कीजिए। बहुलता, तो आपको पता है ना हमारे इंडिया विविधता वाला देश है। धर्म, जाति, प्रथा, भाषा, लिंग, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। मैंने वही बताया यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे धार्मिक विभिन्नता, क्योंकि धर्म अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सब। ठीक है, और दूसरी चीज है जातीय और जनजातीय विविधता है हमारे इंडिया में। जाति भी बहुत सारी है और उसके अलावा जनजातीय जो SC ST कम्युनिटीज है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक विविधता वाली बात है। उसके अलावा भाषा है हमारे भारत में, मतलब हजारों की तादाद में भाषाएं हैं इंडिया में, बोलियां हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता जो है विविधता आपको देखने को मिलती है, यानी कि खान पान, हमारा पहनावा, नृत्य, कला, सब कुछ अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक है, पर एक हमारे अंदर क्या है, हम सब इंडियंस हैं, हम सब इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस हैं। बस यही हमें एकता हमारे साथ जो है हमें जोड़ के रखता है, भौगोलिक विविधता। यानी कि हिमालय कहीं देखोगे आप, कहीं पे आप समुद्र देखोगे, कहीं पे आप कुछ नदियां देखोगे। ठीक है, कहीं पे आप जो है सपाट मैदान देखेंगे, कहीं पे हरियाली होगी, कहीं पे जो है कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान वाले इलाके जैसे होते हैं। उसके अलावा ग्रामीण और शहरी अंतर विविधता, अब गांव भी अलग है और शहरों में भी विभिन्नता आपको देखने को मिलती है, सारे शहर एक जैसे नहीं है। ठीक है, सब में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। दिल्ली की अलग बात है शहरों में, और इंदौर की अलग बात है। उसके अलावा गाँव में अन्य वर्ग के गाँव हैं, उनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये हमारे अंदर अलग अलग चीजें आपको मिलती है। सभी की जीवन शैलियाँ अलग है, हम सबकी परंपराएं अलग है। ठीक है, लाइफ स्टाइल सबकी अलग अलग है, अमीरों की अलग है, गरीबों की अलग है, मिडिल क्लास की अलग है। और उसमें भी हम, जरूरी नहीं है सभी गरीब की एक जैसी हो, एक गरीब की दूसरे गरीब से अलग हो सकती है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन है सीमांतीकरण और सामाजिक अपवर्जन पर अंबेडकर के विचार के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली सीमांतीकरण मतलब होता है जब आप किसी समाज को सीमित कर दो किसी चीज़ों तक, ठीक है? आपको पता है ना वर्ण व्यवस्था का, तो ये उसी पे ही बात करते हैं हमेशा क्योंकि मनुस्मृति को इन्होंने दहन किया उसका। और सामाजिक अपवर्जन यानी कि उनको समाज से दूर रखना, उनको समाज में शामिल ना होने देना, उसके ऊपर जो है हमारे अम्बेडकर जो है साहब उनके विचार पूछ रहे हैं। तो कारण क्या थे इसके? तो भाई श्रम विभाजन सबसे पहला रीज़न था उन्होंने जो बात करी, श्रम विभाजन पर करी कि भाई नाम जो है ना मतलब उनको ना अपने जाति के आधार पे आपको काम दिया जा रहा है, ना कि स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए, ना कि उनकी जाति के आधार पे। तो पहले जाति को जो है ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस थी आपको पता है। और श्रेणीबद्ध असमानता यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये असमानता ये श्रेणियाँ हैं इसमें बाँटा गया, इनके आधार पे इसमें इनको जो है असमानता का दर्जा दिया गया। अब मैं आपको बताऊँ ना इनमें से जितने भी ये समुदाय हैं इसमें एक भी आपको इसमें एससी जो और एसटी है वो समुदाय नहीं आते हैं, ठीक है? ये जो शूद्र है ये ओबीसी बोलते हैं इनको, अगर आपको नहीं पता है तो पहले से। तो ये शूद्र जो है ये ओबीसी है, आपको शायद ना बता पाए कोई, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता है हर कोई। तो ये शूद्र जो है ये ओबीसी के है, ओबीसी बोलते हैं इनको। बाकी ऊपर आपको पता है जो वैश्य हैं, व्यापारी, उसके अलावा क्षेत्रीय यानी कि राजा महाराजा और ब्राह्मण। पवित्रता का जो एक तरीके से पवित्रता और जो प्रदूषण है उसका जो सिद्धांत दिया इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, तो कि भाई तू अछूत है, तू दलित है, तू छाया इसकी आएगी तो हम मतलब हमें नहाना पड़ेगा गंगा जल से ये वो। तो ये एक तरीके से जो सोच थी लोगों के अंदर ये बनाई गई इसको लेके। और सामाजिक बहिष्कार के रूप की बात करें तो इसमें आर्थिक बहिष्कार आएगा सबसे पहले। इनको जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर किया गया, इनको भूमि से जो है दूर रखा गया, ठीक है? पूँजी से दूर रखा गया, इनको कोई भी काम नहीं करने दिया गया। और सामाजिक और सांस्कृतिक बहिष्कार यानी कि गाँव के बाहर दलितों के घर जो है वो रखे गए थे। आपको पता है ना कभी भी आप कभी देखो किसी बड़े शहर में मतलब किसी बड़े गाँव में जिसमें कि बहुत अमीर लोग रहते हैं या अच्छे मतलब अमीर भी नहीं होंगे यार वो गरीब ही होंगे वो भी, उनका भी कोई ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं होगा पर वो पता नहीं एक पर्टिकुलर कास्ट से बहुत ज़्यादा चिढ़ते होंगे, किसी धर्म से बहुत चिढ़ते होंगे, तो वो पूरे लोग समाज बैठ के जो है उनको लोगों को बाहर भगा देगा अपने गाँव से। मतलब बाहरों के घर आपको दिखेंगे जो छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हीं के होते हैं। उनके छोटी कास्ट हम बोलते हैं पर वो जो अ, हम बोलते हैं ना सफाई करने वाला गंदा है, तो सफाई करने वाला गंदा नहीं है, जो गंदगी फैलाता है वो लोग गंदे होते हैं दरअसल में। ठीक है? तो ये सोच है हमें बदलनी चाहिए, इंडिया बदल रहा है तो भाई सोच भी बदलो अपनी, ठीक है? ऐसे ही नहीं बदलेगा। और जो सार्वजनिक स्थान है, उन पर उनको घूमने ना दिया जाना, ठीक है? और राजनीति में जो है उनकी कमज़ोर लीडरशिप आपको देखने को मिलती है। आज भी बहुत कमज़ोर है पर मैं आपको लगता होगा कि नहीं बहुत सारे लोग हैं, पर अभी भी कमज़ोर है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उनको और आना चाहिए आगे। और शैक्षणिक बहिष्कार किया गया, उनको एजुकेशन नहीं दिया गया क्योंकि इन सब चीज़ों से तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद जो है उन्होंने प्रत्यक्ष इसको एक्सपीरियंस किया है, अपनी किताबों में भी लिखा है। और वो 32 डिग्री होल्डर वाला व्यक्ति कोई भी झूठ काम नहीं करेगा, सब कुछ बोलेगा तो तथ्य के आधार पर ही बोलेगा। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके वैसे तो हमें पता ही है कि भाई जाति को खत्म किया जाएगा या फिर संवैधानिक सुरक्षा दी जाए उनको और आत्मनिर्भर सम्मान दिया जाए, ठीक है? आंदोलन किया जाए बहुत सारे और राजनीतिक लामबंदी। पर इसके अलावा हमारे खुद भी राइट्स बनते हैं एज़ अ ह्यूमन, ठीक है? एक समाज के राइट्स बनते हैं कि हम जो है ना इन सब चीज़ों से दूर निकले। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लिए ही खतरा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे ज़िंदगी भर, बस आपस में ही लड़ते रह जाएँगे और बस ऐसे ही मर जाएँगे। ठीक है? तो हमारा खुद का कर्तव्य बनता है, सरकार कुछ करे या ना करे पर हमें करना चाहिए। हम जो है उनको सम्मान दें तो जो देश है वो बदल सकता है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या प्रकृति की चर्चा कीजिए। प्रकृति मतलब होता है नेचर, ठीक है? मतलब आधुनिकीकरण जो होता है उसका नेचर पूछ रहा है कैसा होता है इंडिया में, ठीक है? किसी और कंट्री में नहीं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में बताया मैंने बस कि भाई मिश्रित दृष्टिकोण आपको मिलता है इंडिया में। अब देखो पहले ना एक ही प्रकार का दृष्टिकोण था कि भाई मनुस्मृति उसी की बात करते थे सारे पुरुष जो भी आदमी थे, मोस्टली बड़ी कास्ट के लोग। लेकिन जब से चीज़ें बदली हैं तो आज मैं देखता हूँ कुछ बड़ी कास्ट के लोग भी जो है समझदार हैं, वो भी चाहते हैं कि सभी लोग समान आएँ, समान स्तर पे आएँ। उन्हें रिज़र्वेशन से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? वो चाहते हैं कि रिज़र्वेशन दिया जाए, उनको आगे आने दिया जाए ताकि वो हमारे साथ रेस करें। तो वो चाहते हैं, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, जो कि उनको रिज़र्वेशन से बहुत चिड़न है, ठीक है? कि भई क्यों मिलता है महिलाओं को रिज़र्वेशन क्यों मिलता है, क्यों दिया जाता है? हमें तो नहीं मिल रहा, महिलाओं को क्यों मिल रहा है? या जो एससी-एसटी समुदाय है उनको क्यों मिल रहा है, ओबीसी को क्यों मिल रहा है?
भाई रीज़न है उसके पीछे, ठीक है? आप इसको सिर्फ़ इकोनॉमिकली मत देखिए, इसको आप सामाजिक रूप से भी देखिए, ठीक है? तो सब मतलब लोगों का दिमाग पता नहीं अभी भी वही चल रहा है पुराना टाइप का कि भाई कॉम्पिटिशन क्या है, वो है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी और साइंस पर ज़ोर दिया गया, क्योंकि नई-नई सोच आई ना बाहर से। अब आपको पता है ना पश्चिमीकरण हुआ, तो पश्चिमीकरण से क्या होता है, हमारी मॉडर्न ज़माना हो गया इंडिया में। हम आप देखते हो जीन्स पहनना, कोट पैंट पहनना शुरू किया हम लोगों ने उनको देख कर के। तो इसी को साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास बोलते हैं, उसमें भी हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चूज़ करने लगे, ठीक है? और नियोजित और आधुनिक राज्य की भूमिका, यानी कि आप देखो, आपने देखा कि एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसमें कि हमने एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को वेल मेंटेन करने की कोशिश की, सड़क बनाई, ठीक है? और सारे काम जो है अच्छे तरीके से कराए, भाई ऑफ़िस बनाए जाएँगे और जो है फैक्ट्री बनाई जाएँगी जिसमें कि ये सामान बनेगा, कच्चा माल यहाँ से आएगा। तो एक वेल ऑर्गनाइज़ तरीका चीज़ों को करने का, कि कृषि होगी तो उसकी जो फसल होगी उसको हम खरीदेंगे, उस फसल को खरीद के हम चावल बनाएँगे, मतलब चावल कह रहा हूँ, बंद बनाएँगे गेहूँ को खरीद के। ठीक है, ऐसा मतलब एक तरीका जो है हमने अपनाया और औद्योगिकरण को जो है बढ़ावा दिया, वही उसी के अंतर्गत आता है, आपको पता है सब कुछ। और सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को बढ़ावा दिया गया, समाज में डिफरेंशिएशन आए, मतलब बड़े-बड़े परिवर्तन देखने को मिले आपको। एजुकेशन में अच्छा हुआ, शहरीकरण और प्रभाव आपको देखने को मिला सब जगह पे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने हर जगह पे, हर एरिया में जहाँ पे भीड़-भाड़ ज़्यादा हुई, वहाँ पे आपको शहरीकरण बनते हुए दिखा, ठीक है? वहाँ पे आप सरकार ने शहर बनाए और पश्चिमीकरण और भारतीयकरण जो है वो फैला भारत पूरी दुनिया में, और चुनौती और असमानता भी बढ़ती है इससे, है ना? मतलब लोगों के लिए संघर्ष बढ़ जाता है ना, आपको नौकरी नहीं मिलती है फिर, जैसे कि अभी हो रहा है इंडिया में। आप कितना भी पढ़ लो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बात करते हैं स्किल्स की, तो लेकिन देखो स्किल्स एक चीज़ है, लेकिन वो सीखते-सीखते आती है। आप कोई आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज़ का, तो आपको वो रखेंगे ही नहीं, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा कैसे? ठीक है, आप कैसे सीख पाएँगे उस चीज़ को? तो सीखेंगे तभी ना जब आपको वो सिखाई जाएगी, आप उस पे काम करेंगे, आपको मौका दिया जाएगा। अब मैं देखता हूँ कंपनियों को एक्सपीरियंस चाहिए, अब एक्सपीरियंस कैसे होंगे? मतलब अभी तो होंगे शायद, पर बाद में तो वो खत्म हो जाएँगे ना, फिर उन आप कैसे एक्सपीरियंस ढूँढ पाएँगे? तो लोग पता नहीं क्या सोच के जो है इंटरव्यू कराते हैं वो। मैं भी गया, मेरा भाई वगैरह जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो बताते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए उनको। अब एक्सपीरियंस ही लोगे तो फिर जो फ्रेशर है वो बेचारा कहाँ जाएगा, है ना? उसने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, वो तो मतलब उसकी सब कुछ वेस्ट है ना। मतलब इंडिया में बहुत मारा-मारी है जॉब के लिए, आपको पता होगा। ₹1000 ₹500 ऐसी फीस लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे। जबकि आप नौकरी लेने जा रहे हो, ठीक है? तो आपके पास क्या मकसद है आपका, कि भाई आपको पैसे कमाने, ना कि वहाँ पे देने हैं। तो रजिस्ट्रेशन की फीस के नाम पे आपको, और वहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं। आप सोचो 500 लोग मतलब ₹500 जमा भी कराएँगे आप, कम से कम ₹500 तो होता ही है हर उसमें। ₹500 जमा कराएँगे और 1 लाख लोग जो है उसमें आए भी, मतलब कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये तो कम बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो कितना बनता है आप सोच लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना कितना बनता है इसका, ठीक है? बहुत लंबा आंकड़ा होता है। तो ये बिज़नेस है एक प्रकार का, ठीक है? मैं आपको बस एक बिज़नेस के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है इंडिया में, कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए लोगों को। निर्जातिता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न स्वरूप की व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो निर्जातिता मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि जैसे कि एक समूह होता है, लोगों का समूह, जो कि अलग से दिखता है। जैसे कि आप उसकी बोली, जैसे कि अब लोग 4 लोग खड़े हुए हैं आपस में, तो वो किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अब 4 लोग अंग्रेज़ होंगे तो आप बोलेंगे कि ये अंग्रेज़ है ये तो, है ना? तो ये क्या है, निर्जातिता है ये, कि हम 4 लोगों को देख कर के उनकी भाषा, उनकी उनका धर्म या फिर उनके रीति-रिवाज, उनकी वंश, उनका इतिहास को देख कर के हम ये बता पा रहे हैं कि ये समाज वो है। ठीक है? तो ये निर्जातिता है, यानी कि जब हम जैसे किसी को देख के बता देना कि ये समाज इसको, मतलब ये वो वाला समाज है, इसका ये नाम है, इसका धर्म के आधार पे, रीति-रिवाज़ों के आधार पे इसके नाम बता दें कि ये समाज का नाम ये है, तो उसको हम बोलते हैं निर्जातीयता, ठीक है? आपने बहुत सारे लोग, अब मतलब आप में से कुछ बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो कूड़े का काम करता है वो एससी है, पर ऐसा नहीं है, अब सभी समाज के लोग उस काम को करने लगे हैं, ठीक है? क्योंकि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी-बड़ी होती है। पर कुछ लोगों की सोच हम बदल नहीं सकते, उसके लिए तो मतलब भगवान ही मालिक है, क्या होगा उन लोगों का, नरक में भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके अलावा स्वरूप की बात करें तो जातीय और भाषा समूह में बात यहाँ पे आती है, सबसे पहले यानी कि भाषा समूह, यानी कि आपकी भाषा के आधार पर, यानी कि तमिल हो आप, बंगाली हो, मराठी हो, तो इसके आधार पे जो है स्वरूप बन जाते हैं आपकी आपकी जो है एक अलग कैटेगरी बन जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? जैसे कि बंगाली है तो बंगालियों की अलग कैटेगरी है, ठीक है? तमिल है उनकी अलग है, मराठी है उनकी अलग है, तो इस तरीके से।
और जातीय धार्मिक यानी कि धार्मिक आधार पे मतलब यहूदी, सिख, ये धर्म के आधार पे जो है इनकी कैटेगरी है अलग, ठीक है। अब देखो, अब बोलेंगे हिंदू, भाई हिंदू जो है ना उसमें भी सब कैटेगरीज है, ठीक है। हिंदू जो धर्म है उसमें सब कैटेगरीज है, मुसलमान है उसमें भी सिया सुन्नी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो वो एक अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं, फिर उनका एक अलग ही मतलब बन जाता है। लेकिन हम यहूदी जो बोल रहे हैं ना, यहूदी मतलब एक प्रॉपर प्रॉपर एक समाज है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। सिख एक प्रॉपर समाज है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, ठीक है। जातीय राष्ट्र यानी कि फिलिस्तीनी जो होते हैं, ठीक है, वो एक जातीय राष्ट्र है, आपको पता है, एक राष्ट्र देश फिलिस्तीन देश है ना, उसमें भी फिलिस्तीन लोग ही रहते हैं। और स्वदेशी समूह यानी कि जैसे कि हमारे समाज में, हमारे देश में SC ST समुदाय यहाँ के स्वदेशी माने जाते हैं। तो एक स्वदेशी होते हैं जो कि उस देश की नींव होते हैं, शुरुआत से वो होते हैं वहाँ पे। प्रवासी समूह होते हैं जो माइग्रेशन करके किसी देश में आए होते हैं या किसी राज्य में आए होते हैं, तो उसको बोलते हैं। और जातीय नस्लें यानी कि अफ्रीका और अमेरिकन मिलके जो एक अलग प्रकार की नस्ल बना दी, तो ये हो गया मतलब उसकी। वैसे तो उसकी जो DNA होगा वो एक, जैसे कि मान के चलो एक फादर है, वो है अफ्रीकन, ठीक है, और मदर है अमेरिकन। तो जब वो शादी करेंगे, जब बच्चा पैदा होगा तो वो अफ्रीकन पैदा होगा, ठीक है, मतलब अफ्रीकन और अमेरिकन का मिश्रण होगा वो, उसमें दोनों प्रकार के गुण होंगे, ठीक है। तो ये इतना ही है अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ये काफ़ी है, वैसे 5 क्वेश्चन मैं कराता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि मुझे पता है इसमें व्यूज़ नहीं आएंगे। ये व्यूज़ 100 से मुश्किल से ही आएंगे, 100 व्यूज़ भी। पर मैंने बना दिए, वो लोगों ने बताया मुझे एग्जाम में तो करा दो, पर ठीक है मैंने करा दिया। तो देख लेना, कमेंट अगर अच्छी लगी वीडियो तो बता देना मुझे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।